नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। यह एग्ज़ाम जो आपको 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो अब आपको आपके पास जो है कम समय बच गया है, तो 1 महीने का लगभग समय है, उससे भी कम है। तो आप इसमें जितना ज़्यादा टेस्ट लगा पाइएगा उतना आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। तो इसमें अब आपके लिए बच जाता है, सिर्फ टेस्ट ही बच जाता है। तो इसीलिए आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट आपको जो है, आपका टेस्ट जो है जितना ज़्यादा लगाइएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका उतना बढ़ेगा। तो इसीलिए आप टेस्ट जरूर लगाते रहिए। इसी के लिए हम आपके लिए यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो वॉल्यूम 2 जारी किया गया है, इस बुक से टेस्ट नंबर आज हम 11 देखेंगे। 11 नंबर टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है 10 टेस्ट हो चुका है। तो अगर उन सारे टेस्टों को अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें, ताकि आपको जो भी टेस्ट छूटा है वो टेस्ट सारे रिवीजन हो सके और आप मेकअप कर सकें। और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। इस टेस्ट को जब आप शुरू से अंत तक लगाइएगा तो इसका फ़ायदा आपको समझ में जरूर आएगा। ये जो टेस्ट है आपको बिल्कुल BSSC के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट जरूर लगाइए। और जब ये टेस्ट पूरा आप देखिएगा तब आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको समझ में आए कि ये यूजफुल है तब आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों आप टेस्ट पूरा ज़रूर लगाइएगा, और जो भी कमी हो या फिर जो भी कुछ नया चाहते हैं या फिर जिस चीज़ पर वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो ला सकें। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट छोड़िएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा महासागर है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो ये आपको अटलांटिक महासागर है। कौन? अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा की लंबाई जो है सबसे अधिक है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है 2 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन वो सत्य है और वह सत्य को ही ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। सही है ये। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होता है, यह गलत है। सभी स्थान पर एक समान नहीं होता है, वो असमान होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि वसत ही पूछा जा रहा है। तो यही आपको वसत या गलत दिया गया है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी आपका सी नंबर सही है। कहता वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। यह भी सही है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है, यह भी सही है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया गया है और आपको गलत ही ढूंढने के लिए कहा गया था। तो 2 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। कहता है नीचे दिए गए महाद्वीपों में किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसे? अफ्रीका महाद्वीप को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसे पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है 4 नंबर में अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। कहता है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के जो मध्य, दोनों के मध्य में, अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। तो इन दोनों के बीच में जो है आपको मालवार का पठार स्थित है। कौन? मालवार का पठार स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार का जो जिला पटना है और ये राजधानी भी है बिहार का। तो ये बिहार जो है, बिहार का जिला पटना कितने जिला के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। ये एग्जाम में आपको BSSC के एग्जाम में पूछ लिया गया है। सॉरी, BPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये जिला कौन कौन से हैं आप एक बार इसे जरूर सुन लीजिए। ये जिला भोजपुर है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर,
वैशाली एवं सारण। एक बार और सुनिए, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण। ये 9 जिला है जिनके साथ पटना जिला अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का था जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता दर जो है आपको 91.33% यहाँ की साक्षरता दर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। कहता है भारत की वह कौन सी राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे छोटी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केरल। किसका? केरल का तटरेखा सबसे छोटी है। ए नंबर से सॉरी, ये गोवा होगा, क्या होगा? गोवा होगा, केरल नहीं, गोवा होगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है निम्न पर्वत श्रेणियों में, क्या है? निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो इसका सही क्रम जो है ये आपको काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और ये वीडियो अभी तक अगर आप देखें हैं तो आप इसका बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। नीचे दिए गए में कौन सा मिलान सही नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है सिक्किम युमथांग घाटी, ये सही है। नागालैंड जुकू घाटी, यह भी सही है। और पश्चिम बंगाल कम्बम घाटी, ये गलत है। ये जो है सी नंबर गलत दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही ढूंढने के लिए कहा गया है, सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढना कह रहा था। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये पश्चिम बंगाल आपको कम्बन घाटी नहीं होगा, बल्कि आपको नेओरा घाटी होगा। क्या होगा? नेओरा घाटी होगा। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो गलत मिलान दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। कहता हुआ कौन सा देश है जो भारत के 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो वह है आपको चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ये तीनों देश ऐसे हैं जो भारत के 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कहता नीचे दिए गए नदियों में से वह कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये आपको गंगावेली नदी हो जाए। कौन? गंगावेली नदी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये जो आपको अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में। गंगावेली नदी जो है ये आपको अरब सागर कहाँ? अरब सागर में गिरती है। बाकी पेन्नार नदी, महानदी और ब्रह्मणी नदी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये गंगावेली नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसीलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। कहता है विधान परिषद जो है वो साधारण विधेयक को कम से कम कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो ये कम से कम जो रोक सकती है अपने पास, तो ये रोक सकती है 4 माह तक। कितना? 4 माह तक रोक सकती है। अधिक से अधिक अपने पास 4 माह ही रोक सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहता है भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये राज्य आपको कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक यहाँ से आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है पूरे देश में जितना भी कॉफ़ी उत्पादन होता है उसका 53%, कितना? 53% भाग अकेले कर्नाटक उत्पादन करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या फिर टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से वो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ
ताल या फिर टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हो पाया है, तो इसका सही आंसर आपको बेगूसराय हो जाएगा। क्या होगा? बेगूसराय आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है 15 में कहता है निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है। कहता है निम्न में वो कौन सी जनजाति है जो अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति जो है आपको अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था। कहता है लाला लाजपत राय जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, ये आपको बताना है। तो ये जो माने अपना राजनीतिक गुरु जो माने थे, ये मेजनी को माने थे। किसे? मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माने थे, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कहता है किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो किया गया था 1 नवंबर 1958 को। कब? 1 नवंबर 1958 को यह घोषणा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे 18 में कहता है दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको माउंट आबू में, कहाँ? माउंट आबू में स्थित है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा माउंट आबू। आगे कहता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। काफ़ी ज़्यादा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार के किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट किया जा चुका है, हर बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कहता 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर आपको कुंवर सिंह, कौन? कुंवर सिंह हो जाएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। चलिए आगे है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, कहाँ पर हुआ था। कहता शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपको रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। चलिए आगे है, कहता किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कहता है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसके? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपको पटना में, कहाँ? इसका आयोजन पटना में किया गया था। पहली बैठक का आयोजन जो है पटना में ही किया गया था, और ये हुआ था कब? मई 1934 में। कहाँ? मई 1934 में पटना में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव कहता 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो आपको आरसी मजूमदार का, किसका? आरसी मजूमदार का कहना है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आरसी मजूमदार का कहना है कि 1857 की क्रांति जो है यह एक सैन्य विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, इसका कहना था आरसी मजूमदार का। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे कहता है कि निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। तो ये आपके ये जो थे आपको दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी थे, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी यहाँ सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। ये एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी, तो ये शुरू किया गया था, लागू जो किया गया था, ये लागू किया गया था आपको मद्रास में। कहाँ? मद्रास में लागू किया गया था।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा मद्रास। और ये आपको पूछ लिया जाता है कि इसके जन्मदाता कौन थे। तो रेतबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जन्मदाता जो थे ये आपको थॉमस मुनरो थे। कौन? थॉमस मुनरो थे। चलिए यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का था निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में वो सत्य कथन है। कथा निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में वो सत्य कथन दिया गया है। आइए देखते हैं। कथा वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है, सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करता है, यह भी सही है। रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद हो जाता है, यह भी सही है। और आगे कहता है रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रित करता है, यह गलत दिया गया। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। वो सत्य ही पूछता है तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन, क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रंथि है जो मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पीनियल ग्रंथि। कौन? पीनियल ग्रंथि जो है आपको मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव लार या मुख गुहा में उपस्थित होते हैं। कहता है कि मानव का लार जो होता है उसमें से कौन उपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थित होता है आपको विद्युत अपघट्य भी उपस्थित होता है, इमाइलेज यह भी, और लाइसोजाइमी, ये तीनों उपस्थित होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी उपस्थित होता है। तो 28 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 29 का कहता है पेनिसिलिन, क्या पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। पेनिसिलिन जो है इसके आविष्कारक कौन थे। तो इसके आविष्कारक आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपयोग में किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा एक प्रकार है जिसका उपयोग जिस तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि के दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। क्या है? अवरक्त तरंग। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। चलिए आगे है। आगे कहता है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। कहता फोटोग्राफी जो है इसमें उपयोगी तत्व कौन सा है। तो ये आपको सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। कहता है एक बायोसंयंत्र गैस जो है, एक बायोगैस संयंत्र जो है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी? किण्वन की प्रक्रिया होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा किण्वन। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि वीडियो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रत्येक दिन आप टेस्ट जरूर लगाइए और शुरू से अंत तक हर दिन टेस्ट लगाइए, कहीं मिस नहीं कीजिए। प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ आपको जो है बेनिफिट देखने के लिए मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 का किण्वन, 32 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा किण्वन। आगे कहता है पौधे, क्या पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को नियंत्रित करता है। कहता है निम्न में से वह कौन है जो आँखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये आपको पुतली हो जाएगी, सॉरी पिपिल, क्या पुपिल हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पुपिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नंबर से, सॉरी दोस्तों, यहाँ एक नंबर से आंसर पुपिल हो जाएगा। और आपको देखिए कहीं कहीं आपको आइरिस जो मिलता है, तो आइरिस जो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रण करता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश पुपली जो है, पुपली प्रकाश के किरण की मात्रा को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है। और ये प्रकाश की मात्रा को, तरंग को, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित आइरिस करता है। यही दोनों में फ़र्क है। ऐसा ना कि आप आइरिस लगा करके निकल जाइएगा। यहाँ आपको पुपिल ही सही आंसर होगा। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
क्या है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है हाइड्रोजनीकरण जो है इसकी प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन है, तो ये आपको हाइड्रोजन का समस्थानिक तीनों है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो आपको हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। तो उपर्युक्त में सभी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए आगे है। आगे कहता है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। कहता है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उस ऊर्जा को उस ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्केन का सूत्र है। निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, CnH2n+2। ये जो है एल्केन का सूत्र है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आइए दोस्तों आगे कहता है आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन, घेघा रोग होता है। यह एग्जाम में, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुतों एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। सभी अब जो है किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक पूरा टेस्ट जरूर लगाइए। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल सिद्ध होता है, अगर लगता है आपको ये यूजफुल है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको बिना मेहनत किए हुए वो वीडियो मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टेस्ट में। कहता है स्त्रियों में क्या है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति क्या है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सी है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाल किरण। क्या है, लाल प्रकाश। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लाल। चलिए आगे है। आगे कहता मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कहता जब मलेरिया होता है तो इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलिया या फिर तिल्ली। क्या है, पीलिया या तिल्ली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह कौन सी वस्तु को देख सकता है, ये आपको बताना है। तो ये नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, जो भी दृष्टि दोष होता है उसे वही दिखाई देता है, उसका उल्टा वो दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो यहाँ निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर की नज़दीक की वस्तु जो है, नज़दीक दृष्टि दोष में नज़दीक की ही वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उल्टा होता है हमेशा। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको नज़दीक की स्थित वस्तु, नज़दीक स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे सब के सब गलत दिया गया है, उसे देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। कहता है एक झील जो है इसमें द्वितीयक पोषक स्तर क्या होता है, प्राणी प्लवक। क्या है, प्राणी प्लवक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी। कहता है गेंडा संरक्षण परियोजना जो है ये कब शुरू हुई है, तो यह हुई है आपको 1987 में। कब, 1987 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1987 में।
चलिए आगे कहता है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है। कहता है राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको उत्पाद विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा और आय विधि द्वारा। इन तीनों के द्वारा राष्ट्र की आय का गणना किया जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी विधि के द्वारा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता की दर क्या है। तो यह दर आपको 39.8% है। कितना? 39.8% है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। कहता है जब राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उस समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो शामिल किया जाता है आपको चौकीदार की आय को। किसको? चौकीदार की आय को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चौकीदार की आय को। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है कानपुर को, किसे? कानपुर को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कानपुर को। ध्यान रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित में किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में होता है। तो ये होता है आपको उत्तर प्रदेश, हाँ ये उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे कहता है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके जितने भी वीडियो टेस्ट हो चुका है अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर उन सारे टेस्टों को एक बार जरूर देखें ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता नॉर्मन क्या है, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। कहता नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमृता पटेल। कौन? डॉक्टर अमृता पटेल पहली महिला है जिन्हें नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमृता पटेल। आगे कहता है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। कहता है पुस्तक 1984 जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई है आपको जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। चलिए आगे कहता है लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कहता है लोसांग उत्सव जो है किस राज्य के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग जो है ये आपको बिहार से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे कहता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। कहता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है यह किसकी आत्मकथा है। तो यह है आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। किसकी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये आपको तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किसका? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपको कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। और इसकी स्थापना आपको 1912 में किया गया था। कब? 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। चलिए आगे है। आगे कहता अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है। कहता अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है। तो यह किया गया 1977 में। कब? 1977 में इसकी स्थापना
की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1977 में। चलिए आगे 62 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहता है भारत के संविधान जो है इसमें उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आपको यूएसए के संविधान से। किसके? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। यूएस के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका की विचार लिया गया है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। कहता है भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया अनुच्छेद 312 में। कहाँ? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। कहता है भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन जो है नहीं किया गया है, तो ये जो नहीं किया गया है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 64 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे कहता है कि भारत के संविधान क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कहता है भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का 1। क्या है? 19 का 1। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कहता कानूनी विषयों कानून का जो विषय है उस पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो राज्य सरकार को जो परामर्श देता है वो होता है आपको एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता भी कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता भारतीय संसद बनती है। कहता भारतीय संसद जो है यह बनती है, भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संयोग को संसद कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी अनुच्छेदों के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। कहता है किसी राज्य में विधान परिषद का राज्य परिषद की स्थापना करना या फिर समाप्त करना भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है। तो ये जो किया गया अनुच्छेद 169 में किया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद का अगर स्थापित करना हो या फिर समाप्त करना हो, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको या नियम या शर्त जो भी है सब कुछ आपको अनुच्छेद 169 में दर्ज किया गया है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। आगे कहता है सरकारिया आयोग की सिफारिश से संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है इसकी सिफारिश किससे संबंधित है, तो इसका सिफारिश जो है आपको केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। तो ये आपको सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 70 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सम्मिलित क्वेश्चन था इस सेट में सारे का सारा टेस्ट आपको करा दिया गया है। उम्मीद है अगर अभी तक आप इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए हैं, तो आपको एहसास हो गया है कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, बिना मेहनत किए हुए आपको आसानी से मिल सके। आपके लिए इसी तरह आपके लिए यूजफुल सारे वीडियो को बारी बारी से लाया जाता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं